22 मई 2021 के दिन कॉन्गो के गोमा इलाके में एक के बाद एक करीब 92 भूकंपों ने दस्तक दी और इसी के साथ बगल में मौजूद ज्वालामुखी माउंट नाइलरगोंगा ने देखते ही देखते कॉन्गो के एक बड़े से हिस्से को पूरी तरीके से अपने चपेट में ले लिया। अब कॉन्गोलीस लोगों के लिए ऑब्वियसली ये एक बेहद ही जानलेवा घटना थी जिसे सिर्फ वही लोग सह रहे थे। पर यू नो व्हाट इज वियर्ड, इंडिया से कोसों दूर कॉन्गो में हुई इस घटना के बाद अचानक से हमारे इंडियन जियोलॉजिस्ट परेशान होने लग गए, क्योंकि उनका कहना है इस घटना से बहुत ही जल्द हमारे मुंबई, गुजरात, गोवा, कर्नाटक और केरला के कोस्टल रीजन्स तिब्बत जैसे बर्फीले कोल्ड डेजर्ट्स में तब्दील हो सकते हैं। अब आई नो, as unbelievable as it may sound, but it is true and I will prove this to you। जरा यहां पर इस मैप में देखना, यह है वो जगह जहां ये 92 भूकंप आए थे और ये है वो क्रैक्स जो पिछले 30 से 40 मिलियन सालों में इथियोपिया से जिम्बाब्वे के बीच बनी है। अब आप देख सकते हो यहां पर कॉन्गो में भूकंप से पड़ी दरारें उन पुरानी खाई जितनी बड़ी दरारों से जाकर मिल रही है। यानी कि सिर्फ कॉन्गो में आए ये भूकंप ये सबूत है कि सिर्फ कॉन्गो नहीं बल्कि पूरा अफ्रीका दो टुकड़ों में टूट रहा है और हाल फिलहाल में ही यही टूटने की प्रक्रिया और तेज हो रही है। अब इसमें इंडियन जियोलॉजिस्ट आखिर क्यों डरे हुए? सो देखो, अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, अफ्रीका के स्प्लिटिंग ने ही आज से मिलियन साल पहले इंसानों को 4 पैरों से 2 पैरों पर चलने के लिए मजबूर किया था और बहुत जल्द यही स्ट्रॉन्ग स्प्लिटिंग इंडिया के हरे भरे वेस्टर्न घाट्स के जीवों को खत्म करके उन्हें एकदम यूनिक तरह के जीवों से रिप्लेस कर देगी। सो अब यहां पर आता है ये सवाल, व्हाई विल इंडियाज वेस्ट कोस्ट टर्न इनटू अ कोल्ड डेजर्ट? दरअसल साल 2021 में नीदरलैंड्स की यूट्रेट यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट डाउवी वैन हिंसबर्गन और उनकी टीम पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स की पास्ट एक्टिविटीज को स्टडी कर रहे थे जब उनकी नजर आज से 45 मिलियन साल पहले हुए ऐसे ही एक सिमिलर घटना पर पड़ी। उन्होंने देखा कि 45 मिलियन सालों पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट की जमीन एक बड़ी ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टूटकर अलग हो गई थी, जिसके बाद वो धीरे धीरे ऊपर खिसक कर सीधा यूरेशियन प्लेट से जाकर टकरा गई। इस टकराव से हुआ ये कि उन दोनों प्लेट्स की जमीन फोल्ड होकर ऊपर उठने लग गई, जिससे फिर आगे जाकर दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ों की चेन हिमालयास का जन्म हुआ। अब इस घटना को देखकर हिंसबर्गन के दिमाग में एक सवाल आया कि फ्यूचर में इसी प्रक्रिया के साथ हिमालय से भी ऊंचे पर्वत बनने के क्या चांसेस हैं। सो इन चांसेस को देखने के लिए उन्होंने टेक्टोनिक प्लेट्स के फ्यूचर मूवमेंट्स को कंप्यूटर सिमुलेशंस के जरिए स्टडी करना शुरू कर दिया एंड व्हाट दे फाउंड वाज एक्सट्रीमली शॉकिंग। उन्होंने यह देखा कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फिलहाल 2 प्लेट्स, नूबियन प्लेट और सोमालियन प्लेट में टूट रहा है और अगर फ्यूचर में ये दोनों प्लेट्स कंप्लीटली सेपरेट हो जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में न्यूली फॉर्म सोमालियन प्लेट तेजी से इंडिया की ओर बढ़ने लगेगा और फिर जाके हमारे वेस्टर्न कोस्ट से जाकर टकराएगा और इनके बीच के इस टकराव का इंपैक्ट इतना बड़ा होगा कि उससे इंडिया के वेस्टर्न बाउंड्रीज पर एक नए माउंटेन रेंज का ही जन्म हो जाएगा called the Somalayas। ये सोमालियाज अकॉर्डिंग टू द सिमुलेशन हिमालय से भी ज्यादा ऊंचे होंगे और इससे होगा ये कि मुंबई, गुजरात, गोवा, केरला यहाँ के सभी रेत से भरे बीचेस लद्दाख और तिब्बत की तरह ठंडे बंजर रेगिस्तान में तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि अभी भले ही ये सभी एरिया सी लेवल से बस कुछ ही मीटर्स ऊंचाई पर है, लेकिन जैसे ही कोलिजन होगा उसके इंपैक्ट की वजह से ये सभी इलाके आधे माउंट एवरेस्ट जितनी ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे एंड यू नो तिब्बत जैसे एक प्लेट्यू का रूप ले लेंगे, यानी यहाँ का एवरेज तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से गिरकर सीधा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के रेंज तक ड्रॉप हो जाएगा। पर फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, हिंसबर्गन के सिमुलेशन का ये पूरा सिनेरियो अफ्रीका के 2 हिस्सों में बंटने पर बेस्ड था, लेकिन क्या सच में अफ्रीका के साथ ऐसा हो भी रहा है? क्या अफ्रीका अभी एट द वेरी रियल टाइम 2 हिस्सों में बंट भी रहा है? वेल, इस बात को वेरीफाई करने के लिए उन्होंने जहां से 2 प्लेट्स टूट रहे हैं वहां उनके टूटने की रफ्तार को नापना शुरू किया एंड तब सरप्राइजिंगली उन्हें पता चला ये दोनों भी प्लेट्स वाकई में करीब हमारे नाखूनों के बढ़ने यानी कि 6 से 7 मिलीमीटर्स की रफ्तार से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और इनके इस एक दूसरे से दूर जाने का सबूत सबसे पहले आज से 150 साल पहले ऑलरेडी मिल चुका है। दरअसल लेट 1800s में ईस्ट अफ्रीका के केन्या रीजन में फैले हुए एक महामारी की वजह से तब के फेमस लंदन म्यूजियम के जियोलॉजिस्ट जॉन ग्रेगरी को अफ्रीका के टूटने के
पहले सबूत मिले थे, क्योंकि उन दिनों साउथ अफ्रीका पर राज कर रही थी ब्रिटिश एम्पायर और उन्होंने उस वक्त नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़कर अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट पर कब्जा करने का फैसला किया था। और इसीलिए उन्होंने इस इलाके को समझने के लिए ग्रेगरी की मदद से इस इलाके की मैपिंग करवाई। लेकिन जैसे ही वो केन्या के लामू हार्बर से निकलकर लेक रूडोल्फ की तरफ बढ़े, वहां पर चल रही मलेरिया की महामारी से कई लोग पीड़ित हो गए और उन्होंने इस मिशन को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। ऐसे में इसे एक अपॉर्चुनिटी समझकर ग्रेगरी ने उनके हिस्से का खाना और रिसोर्सेज को यूज करके अपने मिशन को आगे बढ़ाया और लेक बेरिंगो तक आ पहुंचे। तब उन्होंने देखा कि बेरिंगो तालाब असल में जमीन पर पड़े कुछ बड़े और गहरे दरारों में पानी भरने के वजह से बना है। अब ऐसा आखिर क्यों हुआ होगा, इसे जानने के लिए ग्रेगरी ने इन क्रैक्स का पीछा करने का फैसला किया और उनका पीछा करते वक्त उन्हें नजर आया कि ये क्रैक्स ईस्टर्न अफ्रीका के नॉर्थ टिप इथियोपिया से लेकर साउथ के मोजाम्बिक तक फैले हुए हैं। अब इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था, एक टेक्टोनिक प्लेट का दो हिस्सों में टूटना। क्योंकि देखो, जिस तरह से दो टेक्टोनिक प्लेट्स के एक दूसरे से टकराने पर उन पर मौजूद जमीन उठती है, उसी तरह जब वो एक दूसरे से दूर खिसकते हैं तब वहां की जमीन में क्रैक्स पड़कर वो नीचे धंसने लगती है। और इसीलिए ग्रेगरी ने इस फिनोमेनन को नाम दिया ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट। यानी कि बेसिकली हमारी पृथ्वी एक अंडे की तरह है जो अफ्रीका के बीच से टूट रही है और उसके अंदर का फ्लूइड वहां के क्रैक्स और वोल्केनोज के जरिए बाहर लीक हो रहा है। लेकिन एक मिनट, आज सिर्फ अफ्रीका ही नहीं, ऑलमोस्ट पूरे पृथ्वी पर हर जगह पर ऐसी टेक्टोनिक शिफ्टिंग होती रहती है। लाइक अटलांटिक ओशन की रिज, अमेरिका का ये वेस्टर्न कोस्ट, इवन पैसिफिक ओशन के रिंग्स ऑफ फायर, और उनके वजह से तो ज्यादा बड़े भूकंप आते हैं। तो एग्जैक्टली सिर्फ अफ्रीका के टूटने पर इतना बड़ा बवाल क्यों? वेल, यही सवाल मुझे भी आया और जब हमने इस डायरेक्शन में थोड़ी छानबीन की तो पता चला कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का टूटना वाकई में एक काफी यूनिक और सीरियस बात है। क्योंकि जैसे कि मैंने शुरू में कहा, इस स्प्लिटिंग में इतनी ताकत है कि इसके वजह से पास्ट में हमने अपने पूर्वजों को रिप्लेस किया था और फ्यूचर में वेस्टर्न घाट्स के करंट जीव नए जीवों से रिप्लेस हो जाएंगे। जी हाँ, जरा सोच के देखो। आप सबको पता है कि हम इंसानों का एवोल्यूशन अफ्रीका से शुरू हुआ था, लेकिन क्या आपने कभी अपने आप से यह सवाल पूछा है कि अफ्रीका में एग्जैक्टली कहां और क्यों? वेल, अभी तक हमें जितने भी फेमस ह्यूमन फॉसिल्स मिले हैं ना, जो हमारा पेड़ पर कूदने से जमीन पर चलने तक का एवोल्यूशन बताते हैं, जैसे कि लूसी जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफेरेंसिस है, या टर्काना बॉय और उनके बीच के ये सभी फॉसिल्स, ये सभी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट के आसपास ही मिले हैं। अब इतने सारे ह्यूमन फॉसिल्स का एक ही इलाके में मिलना महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता है। यानी कि क्लियरली इंसानों के एवोल्यूशन और इन क्रैक्स में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। वेल, इसी कनेक्शन को ढूंढने के लिए साइंटिस्टों ने इन क्रैक्स की और इसके साथ ही और उन फॉसिल्स की डेटिंग की, एंड दे वर शॉक्ड, क्योंकि वहां मिलने वाले लगभग सभी फॉसिल्स 2 से 7 मिलियन साल पुराने थे। और इसी दौरान अफ्रीका के टूटने की वजह से इस रीजन में कई ऐसे बदलाव आए थे जिसकी वजह से वहां का घना जंगल पलक झपकाते ही सूखे और बंजर ग्रासलैंड में तब्दील हो गया था। सो अगर आप इस मैप में देखोगे, आपको इक्वेटर के पास मौजूद ऑलमोस्ट पूरा एरिया ग्रीन दिखेगा एक्सेप्ट फॉर दिस। ऐसा इसीलिए क्योंकि 2 से 7 मिलियन साल पहले जब अफ्रीका एक सफिशिएंट लेवल तक टूट चुका था, तब यहाँ पर सिर्फ क्रैक्स ही नहीं बल्कि कई अनइवन और खतरनाक इलाके जैसे कि वैलीज और वोल्केनोज भी फॉर्म हुए थे। और इससे हुआ ये कि वहां पर हवा के कुछ ऐसे करंट्स जनरेट होने लगे जिसने इंडियन ओशन से आने वाली गीली हवा और बादलों को वहां से आगे ढकेल दिया और उतने एरिया के वातावरण को सूखा और बंजर बना दिया। इसी वजह से वहां के जंगल ऐसे लंबे ग्रासलैंड्स में तब्दील होने लगे और साइंटिस्ट के हिसाब से इन्हीं लंबे ग्रासलैंड्स ने आज इंसानों को 2 पैरों पर चलने के लिए मजबूर किया, क्योंकि इसकी वजह से वो दूसरे जीवों का शिकार होने से खुद को बचाने के साथ ही लंबा सफर भी तय कर सकते थे। लेकिन इसमें बस सिर्फ एक प्रॉब्लम थी। 2 पैरों पर चलने की वजह से उनके शिकार करने के टैक्टिक्स में उन्हें मेजर बदलाव करना पड़ा और यहीं से एक चेन रिएक्शन की शुरुआत हुई, जहां इंसानों ने सरवाइव करने के लिए कई टैक्टिक्स और टूल्स इजाद किए, जिससे उनके ब्रेन्स का भी डेवलपमेंट शुरू हो गया और वो बड़े होने लग गए। यानी कि आप देख सकते हो कि जब अफ्रीका काफी स्लोली स्प्लिट हो रहा था, तब भी उसमें इतनी ताकत थी कि उस प्रोसेस ने लिटरली अपने हाथों से हम इंसानों का नसीब लिखा। इनफैक्ट सिर्फ यही क्यों, आज भी इन क्रैक्स में मौजूद वोल्केनोज की वजह से ही अफ्रीका के कई घरों में बिजली पहुंच रही है। आज की तारीख में केन्या अपने पूरे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का 40% हिस्सा वोल्केनोज की मदद से जनरेट कर रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर आप मैग्नेट्स को गोल घुमा
घुमाते हो तो उससे करंट जनरेट होता है। सो अगर आपको भारी मात्रा में बिजली बनानी है तो उतने ही बड़े मैग्नेट्स को तेजी से गोल घुमाना पड़ेगा। अब इसके लिए आइडियली क्या किया जाता है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स में कोल जला के या न्यूक्लियर रिएक्शंस के जरिए पानी को भाप बनाया जाता है और फिर उस भाप के प्रेशर से टर्बाइंस घूमते हैं और फाइनली ये घूमते टर्बाइंस मैग्नेट्स को घुमाकर बिजली पैदा करते हैं। पर केनियंस यहाँ पर हम सभी से एक कदम आगे चल रहे हैं। उन्होंने सोचा कि व्हाट इफ ये स्टीम नेचुरली प्रोड्यूस होने लगे तो, और ऐसे में कोल और न्यूक्लियर पावर दोनों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और हम सोलर एनर्जी की तरह इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटी बना पाएंगे। सो एग्जैक्टली यही करते हुए उन्होंने अपने इलेक्ट्रिक प्लांट्स काफी स्मूथली ऐसी जगहों पर सेटअप किए जो वोल्केनोस के आसपास हो, और इससे होता यह है कि वहां पर मौजूद लावा जमीन के अंदर के ग्राउंड वाटर को गर्म करके स्टीम जेट्स के रूप में बाहर फेंकता है और उनके प्रेशर से टर्बाइंस घूमने लगते हैं। कहने का मतलब बस इतना है कि हम इंसानों के पर्सपेक्टिव से देखें तो अफ्रीका की स्प्लिटिंग और हमारा इस पृथ्वी को डोमिनेट करना, ये दोनों प्रोसेसेस थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ मैनकाइंड हैंड इन हैंड चले हैं, और यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है इंडियन प्लेट से टकराने के बाद भी अफ्रीका हम इंसानों को ही फेवर करता रहेगा? क्योंकि रोडिनिया ले लो या पैंजिया, ये सुपर कॉन्टिनेंट जब टूटे थे तब भी डायनासोर्स जैसे स्पीशीज ने कई सालों तक इस पृथ्वी पर राज किया था, लेकिन सिर्फ एक मीटिरॉइड क्रैश ने हमारे वेस्टर्न घाट्स में एक सीरीज ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस को ट्रिगर कर दिया और उससे निकले जहरीले गैसेस ने पूरे पृथ्वी से डायनासोर्स की हस्ती ही मिटा दी। यानी कि हम अपने आप को कितने ही डोमिनेंट क्यों ना समझते हो, हम भी इक्वली रिप्लेसेबल हो सकते हैं। इनफैक्ट आपको शायद ये पता नहीं होगा, पर अफ्रीका के इन क्रैक्स में अभी करंटली भी ऐसे करीब 500 से ज्यादा प्रजातियां हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इटोम्वे आउल और माउंटेन गोरिल्ला, जो सिर्फ ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट में ही पाए जाते हैं। ये वो जीव है जो इन क्रैक्स के अनफॉरगिविंग एनवायरनमेंट में ही सरवाइव करने के लिए इवॉल्व हुए, जबकि इन क्रैक्स के बनते ही हम इंसानों के पूर्वज तो अफ्रीका से पीछा छुड़ाकर बाकी कॉन्टिनेंट्स की ओर भाग गए थे। यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की इस रेस में ऐसे कई सारे जीव है जो हमें आसानी से हरा सकते हैं अगर हालातें बदली तो। लाइक फॉर एग्जांपल बाकियों का छोड़ो, ब्लू व्हेल्स को ही ले लो, एक ऐसा मैमल जिसने समुद्र की गहराइयों में सरवाइव करना सीख लिया, उसके बुद्धि का विकास हुआ, उसके शरीर का विकास हुआ और वो अपनी साइज को ड्रास्टिकली बढ़ाता चला गया। और यही ब्लू व्हेल शुरुआत में एक लोमड़ी जैसा लैंड मैमल हुआ करता था। इनफैक्ट आज ऑलमोस्ट सभी समुद्री जीव पानी में सरवाइव करने के लिए अपने साइज को बढ़ाते जा रहे हैं। अब समुद्र में इनका क्यों साइज बढ़ते जा रहा है और इनकी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली क्या है, इसे हमने डिटेल में इस वीडियो में कवर किया है, जो आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। आई हाईली रिकमेंड यू वॉच आउट दैट वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। और अगर फ्रेंड्स इससे आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखना। स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।